मसूद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा सर। ज़रा बताइएगा प्लीज़ कि जो सूरत हाल है, एक तरफ तो भारत को शिकस्त हुई और दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान का कितना मौसर जवाब था और पाकिस्तान ने किस ज़िम्मेदारी के साथ जो है इस जंग को जीता है। लेकिन अब भी जो है वो बार-बार धमकियाँ दी जा रही हैं भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से, भारतीय वज़ीर ख़ारजा की तरफ से। ये गिदड़ बत्तियाँ जो हैं वो अपनी आवाम के लिए, उनको अपनी शिकस्त छुपाने के लिए हैं, या वो दोबारा जो है वो चाहते हैं कि हालात जंग वाले पैदा हों और फिर उनको जवाब दिया जाए? जी, शुक्रिया जी। देखिए, बात ये है कि इतना बड़ा सेटबैक हुआ है इंडिया को डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, मिलिट्री फ्रंट पे, जो उनका इमेज है, और डोमेस्टिक फ्रंट पे भी उनको सेटबैक है, क्योंकि काफ़ी वहाँ पर क्रिटिसिज्म हो रहा है, बैकलैश हो रहा है। तो आप सही कह रहे हैं कि बेसिकली एक तो डोमेस्टिक फैक्टर है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो इस किस्म की है वो वॉर मॉन्गरिंग जो है, मेरा ख्याल है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से किसी हद तक जस्टिफाइड है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन बात यह है कि इंडिया को मेरा ख्याल है अब सोचना पड़ेगा। देखिए, आया वो इस खित्ते में बदअमनी चाहते हैं, खून खराबा चाहते हैं, या अमन की तरफ बढ़ना चाहते हैं? हमने तो अपना जो मौक़िफ़ है बड़ा क्लियरली बता दिया है कि देखिए, हम तो इस खित्ते में, इस रीजन में अमन चाहते हैं, इस्तेहकाम चाहते हैं, लोगों की तरक्की चाहते हैं, गुर्बत का खात्मा चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि इंडिया के साथ भी जो मसाइल हैं वो खुश असलूबी से बातचीत के जरिए तय किए जाए। और ये बड़ा सिविलाइज्ड एक तरीका है। इंटरनेशनल लॉ भी यही कहता है, इंटर स्टेट कॉन्डक्ट भी ये कहती है, यूनाइटेड नेशंस का चार्टर भी ये कहता है। लेकिन इसके बावजूद अगर इंडिया बज़िद है कि वो मजीद कोई ना कोई एडवेंचर करना चाहता है, जैसा कि धमकियां दी जा रही हैं, तो जाहिर बात है फिर वो हमें पहले से भी ज्यादा तैयार पाएगा। क्योंकि हमने क्लियरली बता दिया कि पहले भी उन्होंने मिसकैलकुलेट किया, मिसरीड किया पाकिस्तान के रिस्पांस को और पाकिस्तान की कैपेबिलिटी को। तो वो तो जवाब जो है बड़ा क्लियरली हमने दे दिया, और उसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी उसकी जो है यानी कि अप्रेजल जो है वो एक पॉजिटिव हुआ। इंडिया का नैरेटिव किसी ने नहीं खरीदा, वो कन्विंस नहीं कर सके कि कोई जो है पाकिस्तान इसमें मुलव्वस था। 1 घंटे के अंदर आप बगैर किसी सबूत के कैसे किसी मुल्क के ऊपर जो है ये इल्जाम कर सकते हैं कि ये आपने किया, और उसके बाद आप उसके ऊपर चढ़ दौड़े। तो बहरहाल ये किसी तरीके से भी, आप देखिए ना, अब अमेरिका जो कि उनके साथ पार्टनर है इंडिया के साथ इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में, की पार्टनर है इंडिया, अभी पार्टनरशिप खत्म नहीं हुई है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ये रियलाइज किया कि इंडिया का जो आर्गुमेंट है या इंडिया का जो वर्जन है वो कन्विंसिंग नहीं है, और ये कि पाकिस्तान को इल्जाम देना जो है इसमें जायज नहीं है। तो उन्होंने भी एक बैलेंस इख्तियार किया अपनी पोजीशन में। अब वो एक किस्म की हाइफनेशन हो गई है इंडिया और पाकिस्तान की, जो कि इंडिया बिल्कुल नहीं चाहता था, क्योंकि इंडिया तो कहता है कि पाकिस्तान इररेलेवेंट है हमारे लिए। हालांकि साउथ एशिया कैसे इररेलेवेंट हो सकता है? पाकिस्तान साउथ एशिया का दूसरा बड़ा मुल्क है और अहम मुल्क है। तो जब आप साउथ एशिया की सिक्योरिटी की बात करते हैं तो पाकिस्तान को तो नहीं निकाल सकते, लेकिन वो एक चूंकि एरोगेंस है, एक तकब्बुर है। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि वहां पर जो सोच है उसमें तब्दीली की जरूरत है। इस किस्म की धमकियों से हम तो मरूब नहीं होंगे, बल्कि हम तो तैयार रहें और तैयार रहेंगे। लेकिन ये कि मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी ये ड्यूटी है कि वो इंडिया को एक रैशनल अप्रोच जो है उसको इख्तियार करने में उनके ऊपर प्रेशर डालें। लेकिन ये मोदी मानेगा नहीं सर। उसने पहले भी जो है वो हम कहते रहे कि बात आ जाओ, लेकिन वो बात आया नहीं। एयर कमांडर खालिद चिश्ती से बात करते हैं। खालिद साहब, बताइएगा सर, एक तो जो हमारा रिस्पांस था, जो हमारा जवाब था, वो दुनिया ने देखा और दुनिया ने उसे तस्लीम भी किया, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी में इजाफा हुआ, और दुनिया को पता चला कि पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है, और दुश्मन को पता चला कि पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है। थोड़ा सा बताइएगा सर, जो स्पेशली एयरफोर्स के मुतालिक, कि जब कोई ऐसी सूरत पैदा होती है तो कितना टाइम लगता है हमारी एयरफोर्स को मूव करते हुए, हमारे पायलट्स को मूव करते हुए, हमारे शाहीनों को जो है फिजा में जाते हुए? बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल का मुझे इनवाइट करने का। देखिए, पाक फिजाइया की जो कैपेसिटी है या किसी भी एयर पावर की, जी उसमें चंद एक इनिशिएटिव होते हैं। ये वाला जो डिप्लॉयमेंट हुई थी पहलगाम के फौरन बाद, मैं पाक फिजाइया से कंफर्म कर सकता हूँ, डेटा कर चुका हूँ
कि 6 से 8 घंटे के दौरान पाक फिजाइया गिलगित बल्तिस्तान से लेकर साहिली समंदरों तक डीप इनसाइड डिप्लॉय कर गई थी पूरे एसेट्स के साथ। एसेट्स का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ फाइटर जहाज पहुंच जाए। एसेट का मतलब होता है रिफ्यूजर्स भी, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग भी, जैमर्स भी, जो बैकअप मिसाइल्स होते हैं डिफेंस के, वो भी तमाम के तमाम अपनी पोजीशन वॉर डिप्लॉयमेंट पर जा चुके थे। पहली बात तो ये। और क्या करती है पाक फिजा, जो आपने कहा कि जी फाइटर पायलट कितना टाइम लेते हैं। देखिए एयरफोर्स के पास 5 इनिशिएटिव, किसी भी एयर पावर के पास 5 इनिशिएटिव होते हैं, यानी जो स्ट्रेंथ होती है, जो एज कम्पेयर टू दूसरी सर्विस के साथ ज्यादा एडवांटेज होता है। एक होता है इनिशिएटिव, दैट मीन्स हम बड़े क्विक रिस्पॉन्स पे किसी चीज को इनिशिएट कर सकते हैं, चंद मिनटों की वार्निंग के अंदर पायलट्स टेक ऑफ कर सकते हैं। नंबर 2 होता है सरप्राइज का एलिमेंट, यानी कि आप दुश्मन को गेस करना पड़ता है कि जो फाइटर जहाज एक पर्टिकुलर बेस से टेक ऑफ करके गए, ये इनका निशाना क्या है। जबकि जब आप टैंक निकालते हैं किसी कंटोनमेंट से, तो उनको पता होता है टैंक फलान महाज पर गए हैं, उन्होंने इतनी दूर गोला फेंकना है। सबमरीन और उनका भी इसी तरह होता है। फाइटर जहाज की डेस्टिनेशन के लिए वो सरप्राइज कंप्लीटली होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है शॉक इफेक्ट, दैट मीन्स शॉक लोगों को पड़ता है कि ये यहां भी पहुंच गए। और चौथा होता है एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, बहुत बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं आप दुश्मन को, इसी तरफ डेवलप करें। और पांचवा और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी जंग के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करती है एयर पावर या कोई भी मुल्क की एयरफोर्स। आपने देखा अमेरिका ने जितनी जंगें लड़ी हैं, एयर पावर इस हद तक इनहेलेट कर देती है अपनी उस अपोनेंट को, जो भी हो गलत या सही वो इस वक्त नहीं मैं डिस्कस कर रहा, वो इतना ज्यादा इनहेलेट कर देती है कि उसमें कैपेसिटी नहीं रहती। आपने क्या किया, पाक फिजाइया ने 7 तारीख को हमने मैसेज दिया, जितने जहाज हमने 6+1 मार गिराए, मैसेज उस वक्त तक डिटरेंस का था। आपने नोट किया होगा कि पाक फिजाइया को ने कहा कि हम 5 और मार सकते थे, और क्यों नहीं मारे? क्योंकि हम जंग लड़ने के मोड में नहीं थे, हम जंग डिनाई करने के मोड में थे, हम जंग अवॉइड करना चाहते थे, जिसकी वजह से पाक फिजाइया ने एडिशनल जहाज नहीं मारे। एक और टॉप ऑफ दैट अब देखिए, लेकिन 10 तारीख को सुबह ऐसा नहीं था कि हम जंग को रोकने के चक्कर में नहीं थे, हम जंग को डिटरेंस करने का फेल हो चुका था। हिंदुस्तान ने जब हमारे अंदर ड्रोन मारे, 3 दिन लगे रहे, उसके बाद उन्होंने हमारे 6 एयर बेसिस पर हमला किया, हमारा नुकसान हुआ, हमारी शहादतें हुई। हमें अब समझ आ चुकी थी, कंक्लूजन, मैंने एयर हेडक्वार्टर से हमारी ऑपरेशन उसमें बात भी हुई थी बाद में, उसी ऑपरेशन के फौरन बाद उन्होंने कहा कि अब हमारा रिजॉल्व ये है कि ये जंग डिटरेंस से नहीं चलेगी, मुसल्लत हो चुकी है, मुसल्लत हो चुकी है, इसको अब हमें वॉर स्ट्रैटेजी फुल फ्लेज अप्लाई करनी पड़ेगी। इसी वजह से मैं पहले भी, अगर मुझे नहीं याद आपके चैनल में पहले अर्ज किया हो, जब मैंने कैलकुलेट किया था अगले दिन मुझे टनेज मिली थी, तो हमने 17 दिन की 1965 की जंग से ज्यादा टनेज वेपन्स की फेंकी थी उन 5 घंटों में। अच्छा, एग्जैक्टली मैंने कंफर्म किया हेडक्वार्टर से, जब मैंने कैलकुलेट किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी ये टनेज हमारी 65 की पूरा 17 दिन से ज्यादा टनेज हमने फेंकी है, मिसाइलों से, ड्रोन से, जहाजों से। और उस दिन मकसद क्या था? उस दिन मकसद वॉर टर्मिनेशन स्ट्रैटेजी थी। उसमें 2 ही ऑप्शन हो सकती थी, या ये टर्मिनेट हो जाती जंग या एस्केलेट हो जाती पूरी। तो पाक फिजाइया और मुसल्लह अफवाज दोनों ऑप्शन के लिए तैयार थे, लेकिन वो पनिशमेंट इतनी ज्यादा थी। हिंदुस्तान ने, आपको याद होगा जब हमारे भावलपुर और मासूम बच्चों को शहीद किया, मस्जिदों को शहीद किया, पहले दिन वो समझते थे, अब आपने उनके फॉरेन मिनिस्टर का बयान सुना होगा कि हमने पाकिस्तान को कहा था कि हम सिलेक्टिव करेंगे, सो कॉल्ड एजली दहशतगर्दों के ठिकानों पर मारेंगे। वो चाहते थे कि पाकिस्तान ये समझ ले कि ये न्यू नॉर्मल होगा, जब भी हमें एतराज हुआ करेगा हम उन साइट्स पर मार दिया करेंगे। पाकिस्तान ने जो 10 तारीख को सुबह किया, तो हमने कहा वो आपका न्यू नॉर्मल था, हमारा ये न्यू नॉर्मल होगा अगर आप हमारी सिविलियन पॉपुलेशन, इनोसेंट लोगों को मार। और आपने देखा कि चंद घंटों में हिंदुस्तान भागा गया अमेरिकी सदर के पास, कहा कि जंग बंद करो। जी, चंद घंटों में भागा।